हेलो फ्रेंड्स, टिल नाउ हम लोग ने ये स्टडी कर लिया कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकलता है एज अ लिमिट ऑफ दिस। देयर आर टू फंडामेंटल थ्योरम डिस्कस्ड ओवर हियर इन द एनसीईआरटी बुक ऑफ योर क्लास 12, जिसको डिस्कस करने के पहले हमको कुछ चीज़ समझनी होगी बिफोर स्टेटिंग दैट टू फंडामेंटल थ्योरम्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर, द एरिया फंक्शन। नाउ व्हाट इज एरिया फंक्शन, लेट्स सी। हम लोग ने अभी तक में ये पढ़ा है ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि जो हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का, लेट दिस फंक्शन बी y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज द ऑर्डिनेट एंड दिस इज द x एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया आपका, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको नीचे बढ़ा दिया, ये y डैश हो गया, ये y हो गया। लाइकवाइज ये हमने पढ़ा है कि जो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये क्या बता रहा है? यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एरिया निकलती है, ये एरिया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन से निकल करके आ जाएगी। ये अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है। नाउ अगर सपोज कर लें देयर इज सम एक्स इन दिस इंटरवल ए बी, इस ए बी के बीच में कोई एक एक्स, एक पॉइंट एक्स है, लेट इट बी। सो अगर ये x है तो ये जो लाइन आएगी ये fx हो जाएगी। ये आपको क्लियर है? ठीक, ये fx हो जाएगा ना, x जब पुट करेंगे फंक्शन में मतलब वही fx आ जाएगा आपका। तो जब हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जब हम x को इस तरह से a से x पे इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम a टू x, इंटीग्रेटिंग दिस fx dx, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली हमको ये एरिया प्रोवाइड करेगा। मीन्स अगर within AB there is any x, तो उस x को जब हम पुट अप करते हैं, मीन्स फ्रॉम A से स्टार्ट कर रहे हैं टू x तक, जब हम पुट करके इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा? एरिया प्रोवाइड करेगा। किस लिमिट तक का? x तक का, where x is not exactly given as a constant, it is any random variable, any random number between a and b। सो जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा, सपोज करो अगर x यहाँ आ गया, अगर यहाँ से x शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, सो ये एरिया इतनी और बढ़ जाएगी हमारे पास। मीन्स जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x चेंज होती चली जाएगी और बदल गया, तो ये x की वैल्यू जैसे जैसे बदलती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा एरिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि x बढ़ता चला जा रहा है। अगर x घटेगा तो एरिया घट जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू से हियर कि एरिया ऑफ area defined between this function and the x-axis is dependent on the variable x which is defined in this interval AB। तो अगर वो डिफाइंड है ए बी के बीच में कोई x, कोई एक नंबर है, कोई एक रैंडम वेरिएबल है, तो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे ये एरिया चेंज होगी व्हेन इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू x। ऑब्वियसली बात है, x चेंज होगा तो एरिया चेंज होगी। सो ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये बता रहा है कि दिस पार्ट इज अ एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। दैट इज व्हाट फंक्शन क्या होता था। जैसे फंक्शन को हम लिटरली एक्सप्लेन करें, लेट दिस बी द फंक्शन। सो as you change x 3 4 5, as you change these values you have a different value for fx each time। that is what the change। जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा उसका रिजल्ट जो है वो बदलता चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी से अ फंक्शन। सिमिलरली जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x चेंज होती जाएगी कीपिंग a कांस्टेंट, so the area will change and therefore this is defined as the area function। ये एरिया फंक्शन डिफाइंड होता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो अब हम आगे आते हैं, इसके जो फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम बताया गया इंटीग्रल कैलकुलस पे, उस पे आते हैं। उसका हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट स्टेटमेंट इज देयर, क्योंकि उसका प्रूफ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस है, तो हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग सिर्फ उसके स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि वो क्या डिफाइन करता है और वो क्या बताता है। तो लेट्स सी कि वो क्या डिस्कस कर रहा है। So see, look at this two theorems. In this two theorem, what is defined over here? We just need the explanation of this. No derivation is required at this stage. Let f be a continuous function and on closed interval AB। Means f कोई एक continuous function है, that means there should be a continuous function। बिना continuous function के ये possible नहीं है, ठीक है ना।
So on a defined on a closed interval AB and AX be a area function. अब हम लोग समझ गए कि एरिया फंक्शन AX क्या मतलब बता रहा है, क्या चीज़ है वो, ठीक. देन डिराइवेटिव ऑफ AX, ध्यान दीजिएगा, A डैश एक्स है, दैट मीन्स डिराइवेटिव ऑफ AX इज इक्वल टू FX. ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है. ये क्या बताया, अभी हम लोग ने रिजल्ट निकाला था कि AX इज इक्वल टू वॉट, AX इज इक्वल टू A टू B इंटीग्रेशन ऑफ A टू X, सॉरी, ये अभी हम लोग ने जस्ट हमने डिस्कस किया कि दिस इज व्हाट एरिया फंक्शन इज. अब आपको पता है कि हम जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें इसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. और आपको ये चीज़ समझ में आती होगी, पहले से ही आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन एंड डिराइवेशन, डिफरेंशिएशन आर बोथ रिवर्स ऑफ वन अनदर, बोथ विल कैंसिल ईच अदर. जब दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई किया जाता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. सो दिस डिफरेंशिएट कैंसिल्स दिस इंटीग्रेशन एंड द रिजल्ट रिमेन्स ओनली fx. सो a डैश एक्स इज इक्वल टू fx. ये यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है. फर्स्ट थ्योरम आपको क्या बता रहा है कि अगर f कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो a, b क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है और ax डिफाइन करता है कोई एरिया फंक्शन ऑफ दिस fx विच इज प्रेजेंटेड ओवर इन द ग्राफ जो हम लोग ने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली. तो ax अगर कोई एरिया फंक्शन बता रहा है, सो उसका डिराइवेटिव जो होगा वो उसी fx के इक्वल हो जाएगा. दिस इज व्हाट द फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स टू यू. सेकंड थ्योरम, नाउ सेकेंड थ्योरम क्या बता रहा है कि अगेन लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल AB एंड f बी एन एंटी डिराइवेटिव ऑफ f. दोनों f हम बोल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा एक्जैक्टली. दिस इज अ कैपिटल F एंड दिस इज अ स्मॉल f. लेट हमने सपोज कर लिया कि दिस कैपिटल F विद द एंटी डिराइवेटिव ऑफ दिस स्मॉल f, ठीक है ना. सो स्मॉल f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन defined on a closed interval AB and this capital F be an anti-derivative of that small letter f. Then this function that is defined in a small f letters, जो मतलब ये स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा, this is a continuous function. When we integrate this function within this AB, what will it provides to you? It will provide to you that anti-derivative जो हम लोग ने रिजल्टिंग पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया था उस क्लास में हमने बताया था कि अगर आपको ये दिया है तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. एक लिमिट ऑफ अ सम होता है और एक ये मेथड होता है कि इसका जो एंटी डिराइवेटिव है वो आप कैलकुलेट कर लो. ये जो लिमिट्स हैं आप यहाँ पुटअप कर दो, एक एक करके इन लिमिट्स को इन x की जगह पे पुटअप करेंगे, ये वैल्यू निकल के आएगी. यहाँ तक आपको हमने बताया था, पहले ही ये चीज़ बता दी थी. सो ये दूसरा थ्योरम आपको स्टेट करता है कि ऐसा होता है. इन थ्योरम्स का बहुत अच्छा यूज़फुल इम्पैक्ट पड़ता है. पहली चीज़ तो ये एक रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश होती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कि एक दूसरे का रिवर्स है, इस रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सेकेंडली ये जो सेकंड थ्योरम है ये हमको एक ईजियर वे अप्रोच प्रोवाइड करता है टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाय लिमिट ऑफ अ सम. दैट इज ऑब्वियसली अ फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अ मोर डिराइवेबल अप्रोच, बट इट इज टू लेंदी टू सॉल्व एंड इट इज ऑब्वियसली अ कॉम्प्लेक्सिटीज ओवर देयर. थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में. मोर बेटर अप्रोच यही है कि हम इसको सॉल्व करें. तो ये थ्योरम हमको ये अप्रोच प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं. वन मोर थिंग दैट इज़ नेसेसरी टू नोट इट डाउन, ध्यान रखने वाली चीज़ है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है कि यहाँ पे एक पॉइंट ये कह रहा है कि दिस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस टू हैव सच रिलेशनशिप. अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, लेट दिस बी द फंक्शन -2 to 3. नाउ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करने की बात आपसे कहें तो आप इतने तरीके के इंटीग्रेशंस पढ़ चुके हो तो आप इसको भी सॉल्व इजीली कर सकते हो. नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग लाइक दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप t ले लोगे, 2x dx dt में चला जाएगा, आपका वो 1/2 इधर आ गया, रूट t dt, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा. और इंटीग्रेट होने के बाद आप इसमें ये वैल्यूज़ भी पुट कर दोगे, यू हैव योर आंसर, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट ध्यान देने वाली बात है कि या ये फंक्शन, ये जो लिमिट है, क्या ये फंक्शन fx, यही ना है fx, ये f जो यहाँ पे डिफाइंड, ये fx की बात कर रहा है ना, इसी fx को ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो मीन्स ये पूरा fx है. क्या ये फंक्शन आपका विद इन दिस इंटरवल कंटिन्यूअस है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा. आपको पता होगा कि रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है ना.
और अगर हम इसकी रेंज या डोमेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप वेव अप्रोच चलाओगे या ये नंबर लाइन का अप्रोच जो भी आप कहते हो इसको, तो ये आ गया आपका माइनस वन, ये आ गया वन, माइनस वन वन। अब अगर हम देखें तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर हम माइनस वन से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं तो दैट इज़ माइनस टू लेते हैं मान लो, तो माइनस टू माइनस वन दैट इज़ माइनस में आया, ये माइनस टू प्लस वन ये भी माइनस में आया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसी तरह ये पॉजिटिव आ जाएगा। इतना आपको आइडिया होगा। सो टू बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज़ जो होनी चाहिए माइनस वन से छोटी और वन से बड़ी होनी चाहिए। बट ये कहाँ से कहाँ रेंज दे रहा है? हम इस नंबर लाइन को फिर से बना रहे हैं। ये आपका माइनस वन हो गया, ये आपका वन हो गया, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस थ्री है। फंक्शन इतने में डिफाइंड है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है इतना जिस पे ये फंक्शन वर्क करेगा। मीन्स इस वैल्यू पे तो फंक्शन वर्क करेगा ही नहीं जो कि इसके अंदर आ रही है वैल्यूज़। हमारी बात को समझे आप? इस रेंज में जो क्वेश्चन में दिया है उस रेंज में ये वाला भी आ रहा है जिसमें ये फंक्शन लेस देन जीरो यहाँ पे हो जाएगा, जिस पे ये वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं होगी। आपको एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। अगर इतनी चीज़ भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। माइनस टू और थ्री के बीच में एक नंबर आएगा आपका हाफ, 1/2 लाइक करेगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा। अब इस 1/2 को आप यहाँ पुट करो, x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट में पुट करेंगे 1/4 माइनस 1, 1/2 रूट के अंदर माइनस 3/4। क्या माइनस 3/4 में रूट फॉलो करेगा? ये तो वैल्यू जो इसके बीच की सारी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे वर्क करनी चाहिए। ये 1/2 इसमें वर्क ही नहीं करेगा। आप x की वैल्यू 0 रख लो, बाकी कुछ भी छोड़ दो, आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, 0 माइनस वन, माइनस वन आएगा। रूट में नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? कहने का मतलब ये हुआ, पूरी कहानी ये हुई कि ऐसा नहीं है कि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ऑब्वियसली ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका, आप वैल्यूज़ रखोगे आंसर भी आ जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है ये तभी अप्लीकेबल हो सकती है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, मीन्स ये थ्योरम अप्लीकेबल ही नहीं होगा। मीन्स आप इस तरह से फिर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बताने वाली बात है, ये आपको समझने वाली बात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि क्या हम हर क्वेश्चन में ऐसे चेक करेंगे? दैट इज़ अ वेरी लेजिबल क्वेश्चन कि क्या हम हर क्वेश्चन में ऐसा चेक करें। सो फॉर योर नॉलेज हम ये बता दें कि फॉर द क्लास 12th पर्पस, बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, आपको 99% हम गारंटी कर सकते हैं, 99% ऐसा चांस है कि जो आपको क्वेश्चन यहाँ आएगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस आएगा। यू नीड नॉट टू वरी, देयर इज लेस देन 1% चांस, लेस देन 0.1% चांस, नॉट ऑल्सो 1%, लेस देन 0.1% चांस वहाँ पे ऐसा है कि ये फंक्शन ऐसा दे दे कि आपको इंटीग्रेट करना हो और वहाँ पे वो कंटिन्यूअस ना हो। तो ये बहुत ही रेयर, बहुत रेयर की बात है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस है कि ऐसा आए। तो जनरली जो भी आएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो तो ऐसे ही आएगा कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। आप इंटीग्रेट कीजिए, ये अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए, माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट इन योर 12th स्टैंडर्ड। बट अगेन जब आप उससे आगे जाओगे, मीन्स जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो और वहाँ के सिलेबस में आपका अगर इंटीग्रेशन एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस है फॉर दैट कम्पिटिटिव एग्जाम, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो तभी सॉल्व करोगे आप जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तभी उसका डेफिनेट इंटीग्रल आप निकालोगे, अदरवाइज नहीं निकालोगे। दिस इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम प्रोवाइडेड ओवर हियर, अदरवाइज इसका और कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हर फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने ये सोचा कि फंक्शंस होते हैं, कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनको तो हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। आपको बताएं हम, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा तो आपके नॉलेज के लिए हम ये भी बता दें कि देयर आर सर्टेन फंक्शंस जिसका तो इंटीग्रल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई एंटी डेरिवेटिव होता ही नहीं है। रूट एक्स इंटू साइन एक्स, आप इसका इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, ये पॉसिबल नहीं है।
इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनका कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑल ओवर दिस वॉट एवर भी, सो हमको खाली इतनी चीज़ें समझनी थी यहाँ पे बेसिकली कि दो थ्योरम्स हैं जिसके थ्रू हमें इंटीग्रेशन करना है, और हमारे क्वेश्चंस में जो भी आएगा वो ऐसा फंक्शन होगा कि वो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, और हम उसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे और उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं थी, हमको जानने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जिसके बेसिस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे। सो होप आप सबको समझ में आया होगा। सो टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।